फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑल एला क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। आप सभी लोगों से एक हमारी इल्तिजा थी, गुजारिश थी कि मेरे जो लॉ ऑफ एविडेंस का जो सीरीज चल रहा है, आप लोग डायरेक्ट लेकर हमारे साथ ज़रूर बैठिएगा। और उसके साथ मैं जो लेक्चर शुरू करूँगा, लेक्चर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे केस लॉ हैं, तो नोटबुक भी लेकर साथ में बैठिएगा। फिर उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। खासकर जो बच्चे मेंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हैं, तो उनसे मेरे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नोट, पेन और उसके बाद में हाइलाइटर, पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन दोस्तों, मैं आज धारा 8 पर मैं आपको पूरा 8 को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 8 के दृष्टांत है, मैंने उस पर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं एक एक टॉपिक पर तोड़ तोड़ के बताऊँगा। अब बात करता हूँ मोटिव। मोटिव क्या चीज़ है? अब मोटिव तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मोटिव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हम अपने मन ही मन में सोचें और वो जब तक अपराध हम ना करें, जब तक वो अपराध में तब्दील ना हो जाए, तो तब तक वो मोटिव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मोटिव एक ऐसा पावर्स होता है जो किसी कार्य करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, मोटिव एक ऐसा पावर होता है जो कोई कार्य करने के लिए या किसी एक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति द्वारा मजबूर किया जाता है, कंपेल किया जाता है। कोई कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उसे कंपेल किया जाता है और ये उसे इरादे से प्रभावित कर देती है। जो उसका इंटेंशन है उसको प्रभावित करती है, इफेक्ट कर देती है और उसे विवश हो जाता है, विवश हो जाता है। और हेतु अपने आप में स्वयं अपराध नहीं है। हेतु अपने आप में स्वयं अपराध नहीं है, चाहे वो कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना हो। जो हेतु है अपने आप में, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या मैं डिग्नेटेड कर रहा हूँ, वो अपने आप में कितना भी बड़ा क्यों ना दोषपूर्ण हो, लेकिन यहाँ अपराध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह बनाम स्टेट दिल्ली प्रशासन यानी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर AR 1988 यानी उच्चतम न्यायालय ने केहर सिंह दिल्ली प्रशासन में AR 1988 में मोटिव को देखिए कैसे एक्सप्लेन किया है। मोटिव को एक्सप्लेन किया है कि जो मेंटल कंडीशन होता है, मेंटल कंडीशन यानी आंदोलन या बदले की भावना, पदशोधपूर्ण भावना से भरा मन में क्या क्या चल रहा हो, अपने आप में मन में क्या भी चल रहा हो, लेकिन तब तक अपराध नहीं होता है और अपराध के लिए पर्याप्त जब तक साक्ष्य नहीं है। परंतु वही चीज, वही आंदोलन शीघ्र चेंज हो जाता हो, कोई घटना घटित हो जाता हो, कोई एक्ट हो जाता हो। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, दिल्ली किसान प्रोटेस्ट पे बैठे थे, शांतपूर्वक बैठे थे। पुलिस से एग्रीमेंट हुआ कि हम शांतपूर्वक बैठे हुए हैं, हमें किसी तरीके से वायलेंस नहीं करेंगे, हम अपने शांतपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन वो एक क्या है, वो मोटिव है। और उसके बाद में उन्होंने निकाला और निकालने के बाद में उस तरीके से अब उनके मन में क्या क्या चल रहा होता होगा, क्या नाम है, सरदार जी के मन में क्या चल रहा है कि मुझे लाल किले पे भी चलना है, लाल किले के इंडियन फ्लैग है उसको डिसऑनर करना है। और लाल किले के फ्लैग पे चढ़ने के लिए जब तक सारे जितने डिजाइन कर रहे थे कि एक तो हमने फला रोड पे शांतपूर्वक तरीके से कर रहे हैं,
यहाँ तक कोई अपराध नहीं है। दिल्ली प्रशासन से और क्या नाम है, इनसे किसान फार्मर से जो दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ तक दोनों का जो मोटिव है वो सेम है। और उसके बाद में चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और उसके बाद में लाल किला पहुँच जाना। लाल किले पर क्या नाम है, ये उसके क्या नाम, तिरंगे को अपमान करना, तिरंगों को निकाल कर अपने संगठन का वहाँ झंडा लगा देना। ये क्या है, ये चेंज हो गया। मोटिव को एक अपराध की प्रक्रिया में वो बदल गया। यहाँ क्या हो गया, अपने आप में सोचा गया, तब तक कोई अपराध नहीं था। जैसे आपने कोई कार्य या कोई कार्य करने के लिए जो है कंपेल किया हो, मजबूर किया हो, तो वो क्या है, मोटिव है। वो एक्ट क्या है, मोटिव बुरा भी नहीं हो सकता है जब तक इरादा आपका बुरा ना हो, और बुरा भी इरादा है जब तक वो अपराध में वो घटित ना हो जाए, तब तक जो है वो मोटिव ही बना रहता है। इसी केस में जो है केहर सिंह वाले केस में भी हेल्ड किया कि आप कितना भी सोचिए, कितना भी परिशोध करिए, कितने भी बदले भाव होने चाहिए, जब तक जो है अपराध नहीं होगा। और उसके बाद में अपराध हो जाने के साक्ष्य के लिए जो है मोटिव, अब वहाँ अपराध हो गया दिल्ली में। अब वो जो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं कि तिरंगा किसने अपमान किया, किसने चढ़ा, किसने लीड किया, वो सारे के सारे जो एविडेंसेस है वो मोटिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, साक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और वो जो पहले मोटिव था, अगर एविडेंस कलेक्ट किए, वो साक्ष्य के लिए जो मोटिव है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए हेतु का साक्ष्य जो है, मोटिव का साक्ष्य रिलेवेंट माना है, सुसंगत माना है। क्या माना है, रिलेवेंट माना है, सुसंगत माना है। और उसके बाद में कि एक केस में यह आया कि एक विधवा महिला थी। कौन थी, विडो वुमन थी, और उसके पास दौलत था, ज़्यादा दौलत था, उसके पास ज़्यादा दौलत होने के कारण जो है उसकी हत्या कर दी गई। अब क्या देखा जाएगा, सरकमस्टेंसेस देखे जाएंगे, परिस्थितियां देखी जाएगी कि हत्या किसने किया। एक विधवा महिला थी, उसके पास दौलत थी, तो ये क्या है, मोटिव है ना। और उसके बाद में हत्या किसने की है, जो उसके नियर एंड डियर जो कोई होगा वही तो हत्या किया होगा, और हत्या किया होगा तो वो पकड़ा जाता है। तो क्या होता है, वो सुसंगत होता है कि इनको हत्या कर देने के बाद में वो जायदाद के पूरे मालिक हम हो जाएंगे। क्या है, वो जो पूरी प्रॉपर्टी आ रही है, पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हम हो जाएंगे। इसलिए जो है इन्हें क्या माना गया, सुसंगत माना गया, क्योंकि स्पष्ट होता है कि सारी दुनिया में केवल ये बात को स्पष्ट होता है कि सारी दुनिया में केवल ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके दिमाग में कि विधवा स्त्री का जो है प्रॉपर्टी लेना होता है। जो विधवा है उसके स्त्री से क्या है, उस स्त्री से जो प्रॉपर्टी है वो लेते हैं। सारी दुनिया में चला भाई, हमारे इनके मरने के बाद में का कोई वारिस होगा तो मैं वारिस होगा, यानी ये चले जाएंगे। अगर वो हत्या हो जाती है और हत्या आप जल्दी लेना चाहते हो, उसके प्रॉपर्टी आप ही वारिस हैं और कर देते हैं, तो शक आपके ऊपर पहुंच जाता है कि शायद ये प्रॉपर्टी हड़पने की वजह से इनकी हत्या कर दी गई। इसलिए नियर और डियर जो है दोनों बहुत जुड़ा होता है। एक केस मुझे याद आता है, केस यह है कि एक जनाब जो है घूमने निकले, और उस घूमने के पश्चात क्या हुआ कि जो पत्नी है और पति हैं दोनों घूमने निकले। घूमने के बाद में ये हुआ कि पति एक अच्छी तैराक थी। क्या थी, पति और पत्नी दोनों अच्छी तैराक थे। पानी भी ज़्यादा कम था, नदी में पानी भी कम था, नदी में पानी भी कम था, और उसमें जो है पति के साथ वो जो है पत्नी जो है तैर रही थी। क्या है, वो तैर रही थी। और तैरने के पश्चात क्या हुआ, ये हुआ कि पत्नी जो है डूब के मर गई। पत्नी डूब के मर गई। अब यहाँ क्या आप सोचेंगे, पति का आचरण ये शो करता है कि पति कहीं दूसरे जगह से वो शट हुआ है
और पत्नी को यही अवसर है कि यही निपटा दो। अब कम पानी में पत्नी को मृत पाना ये संदेह है, और संदेह का जो है ये तय किया जाता है कि पत्नी तो एक अच्छी तैराक थी, इसमें डूब भी नहीं सकती है। और कैसे डूब गई, क्यों डूबी? पत्नी डूब गई तो इस बात का संदेह होता है कि पत्नी तैराक अच्छी थी और इस वजह से पत्नी को डूबना कहीं न कहीं संदेह है। तो नियर और डियर किसके पास पहुंचा? उसके पति के ऊपर शक पहुंचा। यानी कि जब वो बहुत अच्छी तैराक थी और पानी गहरा भी नहीं था और प्रत्येक बार पति को दुर्घटना से बचाव किया था, ये जजमेंट हुआ कि इस बात का साक्ष्य जो है दिया जा सकता है कि वो स्त्री से संबंध रखता था, पति किसी स्त्री से संबंध रखता था। इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है पति किसी स्त्री के साथ संबंध, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि वो स्त्री को छुटकारा पाने के लिए इच्छा रखता था। इस बात की जो है यह स्पष्ट हो गया कि अपनी जो पत्नी है उनसे छुटकारा पाने के लिए वो क्या है, इच्छा रखता था। तो कहा भैया मौका मिल गया है, इससे मिलकर रफा दफा कर दो, ताकि ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। तो एक अच्छा मौके के लोगों की तलाश होती है, तो इस वजह से उनको जो है रफा दफा कर दिया गया। अब क्योंकि न्यायालय ने ये कहा कि मानव जात में अनुभव कुछ कहना अविश्वसनीय होगा कि एक पति अपनी पत्नी छुटकारा पाने की इच्छा रखता हो, जो इच्छा उसकी बातों को आचरण से स्पष्ट करती हो, पत्नी को अचानक डूब जाने से हुई हो, और जबकि वो बहुत अच्छी तैराक थी, गहरे पानी में थी, पति के साथ तैर रही थी। हेतु का साक्ष्य महत्व बताते हुए न्यायालय ने यह कंसीडर किया कि हेतु साक्ष्य परिस्थितियों की साक्ष्य की बात होती है। जो मोटिव की जो एविडेंसेस होती है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है और बहुत महत्वपूर्ण रखती है। किसी व्यक्ति का कंडक्ट या किसी पर्सन का आचरण मानने के लिए मानव जात का आचरण पर जिन बातों पर प्रभाव पड़ता है उन्हें ध्यान में लेना होगा। यानी जो मानव के आचरण है उन पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो उनको ध्यान लेने में होता है। कोई भी व्यक्ति असाधारण जो है नीच काम नहीं कर सकता है। कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई काज होता है, तभी वो ऐसा काम करने के लिए क्या है, विवश हो जाता है। कोई ना कोई चीज़ छुपा होता है तभी से काम करने के लिए विवश हो जाता है। यह आवश्यक और गंभीर होता है कि साक्ष्य होगा। ठीक है। अब इसमें एक जो हम अगर बात करें कि हेतु से संबंधित जो है इरादे से भिन्न होती हैं, तो हेतु अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी होता है। मैंने बताया हेतु अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है कि दूसरे शब्दों में हेतु कहते हैं जिसको मनुष्य ने कोई कार्य करता है। आप पढ़ेंगे जब जो है मनुष्य क्या है, कोई कार्य करता है या एक प्रकार की भावना तो मानसिक स्थिति होता हो, उसकी जो मानसिक स्थिति होता हो, ठीक है, जिसने प्रेरित होकर मनुष्य कार्य करता है। क्या मनुष्य कोई कार्य करता है, हेतु अपने आप में कोई अपराध नहीं है, चाहे वो कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना हो, किंतु जब वो अपराध में चेंज हो जाता है तो हेतु का जो साक्ष्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो साक्ष्य जो है सुसंगत है, इसलिए स्वीकार योग्य है। अब हेतु और इरादे यानी मोटिव और इंटेंशन दोनों है वो क्या होते हैं, डिफरेंस है, भिन्न होते हैं। इरादा जो है वो इमीडिएट शो करता है और हेतु जो है इमीडिएट और फ्यूचर दोनों तय करता है। ठीक है। हेतु उस चरम लक्ष्य से संबंधित है जिसके लिए कार्य किया जाता है। हेतु जो है उस चरम से संबंधित है जिसके लिए कार्य किया जा सकता है। कोई कार्य क्या है, बुरे इरादे से और अच्छे हेतु किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए क्या है कि एक चोर लोगों को पैसा चुराता है और वो पैसा क्या है, गरीबों में जो है मदद कर देता है। पैसा चुराता है और पैसा वो गरीबों में मदद करता है। यह स्थापित है कि सिविल या अथवा आपराधिक समान तौर पर हेतु जो है अप्रासंगिक होता है। जो सिविल है या आपराधिक तौर पर है वो सुसंगत नहीं है, किंतु हेतु का संबंध अगर जांच से स्पेशली तौर पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो जो है सब भावनाओं से जुड़ा हुआ हो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने के नाते जो है वो सुसंगत है। हेतु हमेशा स्पष्ट रूप से जो है
नजर नहीं आता। जो मोटिव है वो हमेशा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता है और इसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए साक्ष्य जो है परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जो साक्ष्य जो प्रेजेंट किए जाते हैं परिस्थितियों से क्या है निष्कर्ष या रिजल्ट पे कॉन्सिक्वेंस पर पहुंचा जा सकता है। फिर मैं उदाहरण दृष्टांत पे जाता हूं। उदाहरण के लिए एक पर बी की हत्या का आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है, यानी ए पर बी की हत्या के आरोप में क्या चलाया जा रहा है, मुकदमा चलाया जा रहा है। यह तथ्य है कि जब ए सी की हत्या कर रहा था उस समय भी वहां मौजूद था। यह तथ्य है कि ए सी की जब हत्या कर रहा था तो बी वहां मौजूद था। तो बी क्या हुआ, आई विटनेस हुआ, हत्या करते हुए देखा, वहां प्रेजेंस रहा, तो क्या वो आई विटनेस है। अब बी क्या कहता है कि बी ए को क्या कहता है, बी ए को धमकी देकर वहां लोगों को बता देगा कि ए सी की हत्या की है। अब उसे पैसे लेने की डिमांड करता है कि पैसे अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मेरे पास वीडियो क्लिप्स है या मेरे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो मैं पब्लिकली कर दूंगा या लोगों को बता दूंगा कि आपने ही ने हत्या की है। तो यहाँ क्या है, वो बातें सुसंगत हैं, ठीक है, वो बातें जो है प्रासंगिक हैं, रिलेवेंसी हैं। अब इसी प्रकार एक और दृष्टांत आता है। ए पैसे भुगतान करने पर एक बॉन्ड के आधार पर बी पर मुकदमा दायर करता है। क्या है, मुकदमा दायर करता है और जो है बॉन्ड को क्या है, बॉन्ड समझते हैं आप, और बी पर क्या करता है, मुकदमा दायर करता है। बी वो बॉन्ड को जो है एजुकेट करने से क्या है, बी जो है बॉन्ड को एजुकेट करने से क्या करता है, डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है। और यहाँ ये फैक्ट है कि उस समय वो बॉन्ड जो है एलिज के रूप से तैयार किया गया था, एलिज यानी ताकतित रूप से तैयार किया गया था। बी को किसी जरूरत के लिए, किसी खास काम के लिए जो है पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी और उस हेतु का प्रदर्शन करने के लिए क्या है, सुसंगत था। अगर मुझे पैसे के लिए खास जरूरत थी, मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, तो वो सारे पार्ट क्या है, हेतु के लिए पर बहुत ही सुसंगत है, ये बताया गया है। अब हेतु का साक्ष्य के जो हम इम्पोर्टेंसी देखें, हेतु को साक्ष्य को जब हम इम्पोर्टेंसी देखें तो इसमें केस है मटदीना वर्सेस एम्परर AR 29 और सुखराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP AR 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 758। ये दोनों केस जो है लाइट है, उसमें देखिएगा कि क्या कहता है, चाहे वो चश्मदीद गवाह हो या प्रसिद्ध साक्ष्य पर हो, हेतु अपने आप में प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है। आरोप अपराध किसी विषय द्वारा किया गया हो, जो आरोप है अपराध है किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जब किसी अपराध इस प्रकार साबित करने के लिए उसमें कोई शक और संदेह का कोई गुंजाइश न रहो, तब यह आवश्यक होता है कि हेतु का साक्ष्य का सहारा लिया जा सकता है। जब कहीं उसका अपराध कोई करता है, कोई शक या संदिग्ध या गुंजाइश ना हो, तब वहाँ उस कंडीशन में हेतु का जो है क्या है, साक्ष्य लिया जाता है। हेतु की अपर्याप्तता किसी ठोस को प्रभावित नहीं करती। जो हेतु की अपर्याप्तता है वो किसी ठोस पर जो है प्रभावित नहीं करती, किंतु उस स्थिति में महत्वपूर्ण होती जब साक्ष्य के संदेहास्पद हो। अब दोनों केस में मटदीना वर्सेस एम्परर AR 1931 और सुखराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP AR 1992 के मामले में अदालत ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, जब अभियुक्त के विरुद्ध कोई जबरदस्त साक्ष्य हो, जब एक्यूज के अगेंस्ट जबरदस्त साक्ष्य हो, उस स्थिति में हेतु का नहीं प्रासंगिक नहीं हो सकता है। यानी हेतु का नहीं होना प्रासंगिक नहीं हो सकता है, किंतु ये स्थित है कि काफ़ी सिद्ध हो सकता है कि उसके विरुद्ध जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, इसलिए जब तक अपराध की घटना होने के साक्ष्य की जांच पूरी ना की जाए, हेतु को साक्ष्य जांच करना उचित है। ये केस है। और उसके बाद में जब हम धारा 8 देखेंगे, धारा 8 के दृष्टांत A B हेतु के बारे में, दृष्टांत A ने बी के हत्या के बारे में, जिसके बारे में बी को ज्ञान है, वो धमका कर पैसा लेता है, ये मैंने आपको बता चुका है। उसके बाद में एक केस है R बनाम रिचर्डसन में, ये तथ्य है कि अभियुक्त उस बच्चे का बाप था
क्या है, आर बनाम जो रिचर्डसन में है यह तथ्य है कि अभियुक्त जो है उस व्यक्ति का बाप था जो हत्या के समय मृतक स्त्री के गर्भ में था। जो हत्या करते समय जो है मृतक स्त्री के गर्भ में था, सुसंगत है, यहाँ हेतु है, क्योंकि इसमें ऐसा आदमी अपना चित्त बचाने के लिए, लड़की को छुटकारा पाने के लिए उसकी क्या है, हत्या कर दी थी। अपना छुटकारा, अपना बचने के लिए जो है उसकी क्या है, हत्या कर दी थी, यह हेतु है। और आर बनाम पामर के केस में यही हुआ कि आर बनाम पामर के केस में पैसे के लिए बहुत तकलीफ में था, इससे बचने के लिए अपने एक मित्र को काफ़ी मतलब धन उधार लिया था, जो वो इकट्ठा घुड़दौड़ में जाया करता था और रात में घुड़दौड़ लौट कर उससे दोस्त के अपने होटल में कमरे में वापस आया करता था। करीब आधे रात के बाद आया, वो मारा पाया गया। आर बनाम पामर के केस में तो यह स्पष्ट होता है कि जहाँ देख दिया गया है या पामर का हत्या का आरोप है, तो पामर दोस्त को मिटाकर अपने ऋण मिटा देना चाहता था। तो ये सुसंगत है कि आपने कर्ज लिया है, कर्ज लेने के बाद में क्या आपका आना जाना था, आने जाने के बाद में आप कर्ज से बचना चाहते थे, इसलिए अपने दोस्त को जहर देकर मार दिया कि ताकि कर्ज से हम बच जाए। तो ये क्या हेतु के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसी से संबंधित जो है हेतु के लिए जो है अभियुक्त, अभी देखिए कि एक जो है हमने बताया कि अभियुक्त जो है स्वप्न में देखकर उसके चाचा का संपत्ति का तो अधिकार मिल गया है, उसके चाचा ने शादी कर ली है, फलस्वरूप उसकी बच्ची भी हुई है। इस अभियुक्त में बहुत निराश हुआ है था कि उसकी चाचा की हत्या करने के कारण मृत्यु हुई है। यह पाया गया अपने चाचा की संपत्ति में अपना नाम दाखिल खारिज करवाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी तथ्य को अभियुक्त की चाचा प्रदर्शित हटाने के लिए क्या है, वो सुसंगत है। दोस्तों, ये मैं हेतु पे चर्चा किया हूँ। हेतु अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक सजेस्टिव, जब तक आप हेतु नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप प्रिपरेशन नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप कंटेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे, तो धारा 8 का जो हेड है वो नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ सजेस्ट यू ये आप टेक्स्ट बुक और उसके बाद में बेरेट का सहारा लें, तब जाकर आपको हेतु समझ में आएगा। दोस्तों, मेरा काम है चर्चा करना, एक्सप्लेन करना। दोस्तों, मैं यहीं से दरख्वास्त चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट टाइम जो है प्रिपरेशन से लेकर मिलूँगा, फिर उसी दिन